कहते हैं कि झारखंड अमीर राज्य है, लेकिन इसके निवासी क्या है? गरीब है। इसके निवासी क्या है? गरीब है। लेकिन झारखंड की अपनी वैभव है, झारखंड की अपनी भौगोलिक स्थिति है, झारखंड की अपनी परंपरा है, झारखंड की अपनी आत्मनिर्भरता है, झारखंड की अपनी क्या है? स्वतंत्रता है, जो अन्य राज्यों से झारखंड को क्या करता है? अलग करता है। अब जो मुगल साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्यों का मुख्य उद्देश्य था कि झारखंड पे कब्जा कर से अधिक इसका दोहन किया जा सके। तो जब किसी का दोहन करना होता है तो अत्याचार को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। अत्याचार को क्या कर दिया जाता है? बढ़ा दिया जाता है। अत्याचार बढ़ेगा तो शोषण बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? शोषण बढ़ेगा। जब शोषण बढ़ेगा तो लाभ बढ़ेगा, और जब लाभ बढ़ेगा तो आय की मात्रा क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये लोग इन क्षेत्रों पे आय की मात्रा को बढ़ाने के लिए छल का प्रयोग, बल का प्रयोग, दमन का प्रयोग करते थे। तो इस तरह से इनके अंदर क्या हो गया? आक्रोश पैदा हो गया। इनके अंदर क्या आ गया? आक्रोश पैदा हो गया। जब आक्रोश पैदा हुआ तो यही आक्रोश किसमें बदल गया? विद्रोह के रूप में बदल गया। किसके रूप में बदल गया? विद्रोह के रूप में बदल गया। जब विद्रोह के रूप में बदल गया तो यही कारण है कि झारखंड में सबसे पहले विद्रोह आदिवासियों के द्वारा ही किया गया। भारत में सबसे पहले विद्रोह किसके द्वारा किया गया? आदिवासियों के द्वारा ही किया गया। अब यहाँ पे मुगल साम्राज्य इस क्षेत्र का दोहन करते थे, तो इस क्षेत्र को दोहन करने के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला लेते थे। तो स्थानीय लोगों को मिलाने के बाद वो मिलाए थे, जमींदार को मिला लेते थे, फिर यहाँ पे महाजन को मिला लेते थे, फिर यहाँ की पुलिस व्यवस्था को मिला लेते थे। तो जमींदार जो था वो कर की दर को क्या करता था? ऊंचा कर देता था। जब कर की दर को ऊंचा कर देता था तो यहाँ के जो किसान थे वो कर चुकता नहीं कर पाते थे, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या हो जाते थे? गुलामी की दास्ता का जीवन जीना लगते थे। यहाँ पे जो महाजन थे, महाजन लोग इन किसानों तथा गरीबों को ऋण देते थे और इस ऋण के बदले ब्याज क्या करते थे? ऊंची दर में रखते थे। जब ब्याज की दर ऊंची दर रखते थे तो जो उधार लेने वाला था वो उधार नहीं चुका पाता था और इनका गुलाम हो जाता था, और ये लोग उसका मानसिक और शारीरिक शोषण करते थे, जो आदिवासियों को क्या पसंद नहीं था। पुलिस व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी कि जो उस समय शक्तिशाली था उसी का साथ पुलिस व्यवस्था करती थी, जबकि आदिवासी भोले थे, सीधे थे, वो उनकी चालाकी को नहीं समझ पाते थे, उनके चालबाजियों को नहीं समझ पाते थे, उनके जालसाजी को नहीं समझ पाते थे। हर एक लोगों को चिन्हित करने में वो सफल नहीं हो पाते थे, जिसके कारण वो शोषण का शिकार होते थे और अंत में राजनीतिक पकड़ अच्छी न होने के कारण, राजनीतिक कुशलता अधिक नहीं होने के कारण वो मरने और मारने के उतारू हो जाते थे। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं न्यायिक व्यवस्था की तरफ, तो न्यायिक व्यवस्था भी झारखंड में उस समय थी। इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत जो यहाँ के मूल निवासी थे, जो आदिवासी थे, वे न्यायिक व्यवस्था के लिए जो वकील थे वो पढ़े लिखे लोग थे। जो अंग्रेजों के जो जज थे वो इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश समझते थे। जब इनके यहाँ न्याय की व्यवस्था चली जाती थी, वकील जो थे वो जमींदारों का, बड़े लोगों का साथी होते थे। वो वहाँ के आदिवासियों से बात करते थे कुछ इसी और भाषा में, जज के पास वो इंग्लिश में व्याख्यान करते थे, और आदिवासी इस बात को नहीं समझ पाते थे, इसलिए वो अपने लाभ के दृष्टिकोण को अपनाते हुए कि लाभ हमारा क्या है, उस समय जज के सामने उसी तरह एक्सप्लेन करते थे और निर्णय जो होता था जमींदारों के पक्ष में चला जाता था। इस तरह न्याय व्यवस्था से भी वो संतुष्ट नहीं थे, जबकि कहा जाता है कि भारतीय व्यवस्था में कि अगर एक व्यक्ति जो दोषी नहीं है, अगर उसको बचाने के लिए 100 दोषी व्यक्तियों को छोड़ भी दिया जाए तो छोड़ देना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या उल्टा देखने को मिलता है। जो अंग्रेज इसी तरह के क्षेत्र के लिए क्या हमेशा इराक में रहते थे, जहां से शोषण करके अपने लाभ को अधिक किया जा सके। यही कारण है कि अंग्रेज सर्वप्रथम सिंहभूम के अंदर से झारखंड में 1767 में प्रवेश करते।
जब 1767 में प्रवेश करते हैं तो कोलार के राजा और धालभूम के राजा को हराकर अपना अधीन बना लेते। कोल्हान जो वंश था यह आपका सिंह भूम और नाग वंश आपका दक्षिण छोटा नागपुर के बीच में पड़ता था। दोनों से इसके संबंध अच्छे थे। ये शांति स्वभाव के रहते थे, किसी के फेर में नहीं रहते थे, अपना शांतिप्रिय जीवन बिताते थे। दोनों से संबंध अच्छा था। लेकिन नागवंश के राजा ने कोल्हान पे 2 बार आक्रमण कर दिया, जिससे कारण कोल्हान में जो हो निवासी थे वो नागवंशियों को अपना शत्रु समझने लगते थे। ऐसे समय में सिंह भूम के जो राजा थे, कोड़क राजा, धालभूम के जो राजा थे, वो कोल्हान वंश को क्या दिए? साथ दिए। इसलिए कोल्हान वंश इसको अपना हितैषी समझने लगा था। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन दोनों को हरा दिया तो अंग्रेजी नियम के अनुसार, अंग्रेजी साम्राज्य का जो रूल्स था उसके अनुसार अब इनको अंग्रेजों का साथ देना था। तो ये अंग्रेजों का साथ देने लगे और कोल्हानों के खिलाफ हो गए। इसलिए कोल्हान भी इनको क्या? अपना दुश्मन समझने लगे। तो ये जो है आपके कोड़ार वंश में सिंह वंश आते हैं, जगन्नाथ सिंह आते हैं, धालभूम में जगन्नाथ भाल आते हैं। कोल्हान वंश में जो राजा होते थे, ये राजा अंग्रेजों के बाद में अधीन हो जाते थे। उनको कर देने के लिए क्या? अपने आप को राजी कर लेते थे और कर देना शुरू कर देते थे। तो इस तरह से जो हमारा ये जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये सिंह भूम, ये जो कोड़क राजा है, धालभूम है, कोल्हान वंश है, इनके माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ये सिंह भूम चला गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जो अंग्रेजों का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, इस तरह से इन एरियो के माध्यम से झारखंड में आपके रामगढ़ राज्य में भी प्रवेश कर जाते हैं, आपको पलामू में भी प्रवेश कर जाते हैं। झारखंड के अधिकांश क्षेत्रों में फिर इनका क्या हो जाता है? अधिपत्य हो जाता है। किनको? अंग्रेजों का। ये रामगढ़ का राजा बहुत चालाक था। ये रामगढ़ का राजा बहुत चालाक था। ये कैसा था? अवसरवादी प्रवृत्ति था। कैसा था? अवसरवादी प्रवृत्ति था। ये अवसरवादी प्रवृत्ति, ये मुगलों के साथ और अंग्रेजों के साथ जब इसके ऊपर आक्रमण होता था तो ये अधीनता को तुरंत क्या कर लेता था? स्वीकार कर लेता था। लेकिन जो ही ये यहाँ से चल जाते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र राजा के रूप में क्या कर लेता था? घोषित कर लेता था। अपने आप को क्या कर लेता था? स्वतंत्र राजा के रूप में घोषित कर लेता था। इस तरह से ये जो साम्राज्य है आपका रामगढ़ है, आपका पलामू का साम्राज्य है, जो छोटा दक्षिण छोटा नागपुर का साम्राज्य है, जो सिंहभूम का साम्राज्य है, ये आपका सिंधु कानून परगना क्षेत्र का प्रोग्राम है। इनको सरल स्वरूप के साथ आप देखेंगे तो यह व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था। क्या था? व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था। प्रशासनिक व्यवस्था, जो ये प्रशासनिक व्यवस्था जो शोषण पे आधारित थी, जो उनका शोषण करती थी, वो मानसिक शोषण था, शारीरिक शोषण था और आर्थिक शोषण था, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या हो गए थे? काफी दयनीय अवस्था में चले गए थे और इनके अलावा, विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तीसरा जो मेन कारण था इनका, आदिवासियों की जमीन का अवैध हस्तांतरण। इनकी जमीनों को अन्य जो जिनको दीकू ये लोग कहते हैं, दीकू उनके द्वारा इनके जमीनों को अधिकार किया जाना लगा। तो इनके जमीनों को बचाने के लिए हर झारखंड के निवासी को ये 2 एक्ट जरूर जाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं CNP एक्ट 1908 और SPT एक्ट 1949। इन दोनों एक्ट के विषय में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये जमीन के अवैध हस्तांतरण को रोकने के लिए बनाया गया कानून झारखंड में है। फिर अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे झारखंड की भौगोलिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति, झारखंड की संस्कृति, झारखंड का पर्व, त्योहार, मेले, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सामाजिक समरसता, सामाजिक समन्वयता करके झारखंड कैसे विश्व में अपने आप को स्थापित किया है, भारत में स्थापित किया है। और हम सभी लोगों को अब जरूरत है कि हम अपने राज्य के लिए अच्छा करें, हम अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, अच्छा वैज्ञानिक बने, अच्छा प्रोफेसर बने, अच्छा नागरिक बने, कुछ नहीं बने तो अच्छा उद्यम बने। और इन सब के लिए सबसे जरूरी होगा क्या? शिक्षित होना। क्योंकि आए दिनों में झारखंड के विषय में पेपरों में तरह तरह के बयान निकलते हैं कि झारखंड पिछड़ा राज्य है, झारखंड के लोग अशिक्षित है, झारखंड के गरीबी बहुत ज्यादा है। जबकि हम जानते हैं कि मन के जीतने से सब कुछ जीत जाता है।
अगर हमारे मन में आएगा कि हमें ये करना है तो हम कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास संसाधन और सरकार द्वारा जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है उसके माध्यम से हम अपने आप को कुशल मानव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि आप अपने समय को अपने कार्यों में बच दीजिए और अपने आप को कुशल मानव बनाने का हमेशा प्रयास करिए, ताकि समाज को, आपके परिवार को और राष्ट्र को एक अच्छा व्यक्ति मिल सके जो अपने द्वारा किए कार्यों से न तो अपने परिवार को परेशान करे, न समाज को परेशान करे और समाज में समरसता बनाए रखे और अच्छा व्यक्ति बनकर सफल हो सके। धन्यवाद।